दोस्तों असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिए गए हैं। इन फॉर्म में क्या बदलाव किए गए हैं वो हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ये बदलाव को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को सही से फाइल कर पाएँ। यदि आप रिटर्न सही फाइल नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाए जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों यदि अभी तक आपने ये सतबीर सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों जो पहला चेंज हम डिस्कस करेंगे वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंस एक्ट 2022 के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया गया था। तो इसके लिए ITR रिटर्न फॉर्म में भी बदलाव किया गया है। दोस्तों वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर या फिर टोकन जो कि जनरेट किए जाते हैं क्रिप्टोग्राफिक मीन्स के द्वारा, जैसे कि दोस्तों बिटकॉइंस होते हैं, इथेरियम होता है, रिपल होते हैं या फिर नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। इन्हें भी वर्चुअल डिजिटल एसेट ही माना जाता है जो कि ब्लॉकचेन पे ही आधारित होती हैं, जैसे कि आर्ट, कलेक्टिबल्स, इन गेम्स आइटम्स, टेक्सटा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस प्रकार के डिजिटल एसेट्स जो होते हैं उन्हें आपको अपनी ITR में दिखाना होगा। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इसे किस हेड के अंतर्गत दिखाना है, कैसे दिखाना है और इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यदि आपके क्लाइंट हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज में या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में डील करते हैं तो आपको उन्हें पहले ही इन्फॉर्म करना है कि ये इन्फॉर्मेशन वो तैयार करके रखें ताकि आप उनकी जो रिटर्न है वो टाइमली फाइल कर पाएँ। तो यहाँ पे ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है इसके लिए सेपरेट शेड्यूल दिया गया है और ये जो इनकम होगी वो आपको कैपिटल गेन के हेड के अंतर्गत दिखानी होगी। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की और डेट ऑफ ट्रांसफ़र भी चाहिए। इसके अलावा किस हेड के अंतर्गत आप इसे टैक्स के लिए ऑफर करेंगे यानी कि कैपिटल गेन का हेड आपको चूज़ करना होगा। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपको इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की चाहिए है, यानी कि यदि ये गिफ्ट के तौर पे सी हुए हैं तो जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे किया है वो अमाउंट आएगा, और यदि ये गिफ्ट में नहीं हुए हैं तो जो आपको कॉस्ट आई है इस एसेट को एक्वायर करने की वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद जो कंसीडरेशन रिसीव होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और उसका जो डिफरेंस होगा यानी कि कॉलम नंबर 6 माइनस कॉलम नंबर 5 यानी कि कंसीडरेशन में से आप ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे तो जो इनकम होगी आपको सिर्फ वो ही यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। यदि आपका लॉस आता है तो आपका यहाँ पे नील आएगा क्योंकि लॉस को अलाउ नहीं किया जाता है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में। तो यहाँ पे जो यूटिलिटी रिलीज़ की जाएगी उसमें आपको रोज़ भी ऐड करनी है यदि आपके एक से ज़्यादा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की आपने ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव इनकम आएगी कैपिटल गेन की इस कॉलम नंबर 7 के अंतर्गत वो ट्रांसफ़र की जाएगी आइटम नंबर C2 में शेड्यूल कैपिटल गेन के अंतर्गत। तो दोस्तों यदि जो अमाउंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का या फिर कंसीडरेशन सी का वो इंडियन रुपीज़ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने में। लेकिन यदि अमाउंट इंडियन रुपीज़ में नहीं है, मान लीजिए फॉरेन करेंसी में है या किसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट का आपको ने एक्सचेंज में लिया है तो उस केस में आपको डिफ़िकल्टी आएगी शेड्यूल को फिल करने में। तो इसके लिए आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो स्पेशल सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुका है आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पे वर्चुअल डिजिटल एसेट के सॉफ्टवेयर के लिए, ताकि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में ये सही रिपोर्टिंग कर पाएँ। तो दोस्तों ये शेड्यूल है कैपिटल गेन का। यहाँ पे इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स C2 के अंतर्गत आ जाएगी जो कि कॉलम नंबर 7 से आएगी शेड्यूल वर्चुअल डिजिटल एसेट से। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे आपको कैपिटल गेन हुआ है वो डेट वाइज कैसे हुआ है, यानी कि अप टू 15 जून कितना हुआ है, 16 जून से 15 सितंबर तक कितना है, 16 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में कितना हुआ है, 16 दिसंबर से 15 मार्च तक कितना हुआ है, 16 मार्च से 31 मार्च तक कितना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ये जो कैपिटल गेन होगा ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट वो टैक्सेबल होता है द रेट ऑफ 30%, तो उसका आपको यहाँ पे ब्रेकअप देना होगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है और यदि आपने सही से एडवांस टैक्स नहीं पे किया होगा तो इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है।
इसलिए आप ये वैल्यू जो है वो पहले से ही कैलकुलेट करके रखें या फिर अपने क्लाइंट को बता दीजिए कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है जब आप उनकी ITR फाइल करेंगे। दोस्तों यह शेड्यूल SI यानी कि स्पेशल इनकम शेड्यूल, जहाँ पे कि आइटम नंबर 16 दी गई है, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेस की यदि आप ट्रांसफ़र करते हैं तो सेक्शन 115BBH के अंतर्गत स्पेशल इनकम टैक्स रेट है, यानी कि 30% इनकम टैक्स रेट लगता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप एंटर करेंगे वो मैच करनी चाहिए ब्रेकअप के साथ। दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की ट्रांसफ़र पे TDS भी काटा जाता है, लेकिन TDS की प्रोविज़न 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुई थी, जबकि जो इनकम टैक्स है वो आपको 1 अप्रैल 2022 से कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार 1 अप्रैल से 1 जुलाई 2022 के बीच में जो व्यक्ति ने वर्चुअल डिजिटल एसेट की ट्रांजेक्शन की होंगी उनके ऊपर TDS नहीं आ रहा होगा, तो वो आपको ध्यान में रखनी है जब आप उसकी ITR फाइल करेंगे। दूसरा TDS 1% काटा जाता है जो अमाउंट है वर्चुअल डिजिटल एसेट की ट्रांसफ़र का, और ये तभी काटा जाता है यदि वैल्यू नॉर्मली 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है, या फिर कुछ व्यक्ति जो है TDS नहीं भी काटते हैं क्योंकि जो अमाउंट है वो स्पेसिफाइड अमाउंट से कम है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, HUF है और उसकी ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर 50 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर रही है, तो उस केस में यदि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का अमाउंट है जो ट्रांसफ़र किया गया है वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू 50,000 रुपये से कम रहती है तो TDS नहीं कटता। यदि इससे ज़्यादा हो जाती है तो ही TDS काटा जाता है। तो या फिर यदि कोई व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहा है तो उसी केस में TDS जो है 50,000 से ऊपर की वैल्यू पे कटता है। अदरवाइज 10,000 रुपये से ज़्यादा के यदि कंसिडरेशन पे किया जाता है तो ही TDS काटा जाता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 26A में जो TDS आ रहा है सेक्शन 194S के अंतर्गत वो मैच करे आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ जो अमाउंट है। तो अमाउंट में डिफरेंट हो सकता है कि जो आप इनकम टैक्स रिटर्न में अमाउंट रिपोर्ट करें वो ज़्यादा हो जबकि TDS कम अमाउंट पे कटा हो। इसके अलावा दोस्तों सैलरी के केस में जो चेंज किया गया है शेड्यूल में वो है यदि रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं उस अकाउंट से जो कि आपने कंट्री में मेंटेन किया है जो कि नोटिफाइड है सेक्शन 89A के अंतर्गत, तो उस केस में आप यहाँ पे इनकम रिपोर्ट करते हैं। तो यदि आपने प्रीवियस ईयर में रिलीफ क्लेम किया था सेक्शन 89A के अंतर्गत तो उसकी रिपोर्टिंग भी अब आपको यहाँ पे करनी होगी। दोस्तों यदि आप बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं और आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में ITR 3 और ITR 4 में बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें बदलाव किए गए हैं कि क्या आपने नई टैक्स रजीम को पिछले सालों में ऑप्ट किया था। यदि आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करनी होगी कि आपने किस असेसमेंट ईयर में इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था, उसकी डेट ऑफ फाइलिंग क्या थी, फ़ोन नंबर 10 IE की और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था। यदि आपने ऑप्ट आउट किया था पिछले किसी भी साल में 115 BAC से तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना होगा, डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर 10 IE की यहाँ पे फिल करनी होगी। और यदि आप करंट असेसमेंट ईयर में ऑप्ट इन करना चाहते हैं इस नई टैक्स रजीम में तो यहाँ पे आपको 10 IE का डेट और जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो देना होगा। दोस्तों यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं और अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस केस में अब आपको एडवांसेस की डिटेल अलग से देनी होगी। इसके लिए अलग से शेड्यूल डाला गया है, यानी कि जो आपने एडवांस रिसीव किया है अब आपको उसका ब्रेकअप देना होगा फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 क्लोज B के अंतर्गत या फिर फ्रॉम अदर पर्सनस। इस प्रकार अब आपको अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है कि ब्रेकअप वो तैयार करके रखें ताकि आप उनकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो टाइमली फाइल कर पाएँ। इस प्रकार दोस्तों अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने कोई रिलेटिव से एडवांस लिया है या फिर कंपनी फर्म एसोसिएशन पर्सन HUF के केस में किसी डायरेक्टर से या फिर पार्टनर से या फिर जो एसोसिएशन के जो फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव हैं उनसे आपने एडवांस लिया है तो उसकी डिटेल अब आपको सेपरेटली देनी होगी ITR में, इसलिए आप ये ब्रेकअप तैयार करें। दोस्तों जो व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सेपरेट रिपोर्टिंग दी गई है अब ITR में। ट्रेडिंग अकाउंट में अब टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग ये आपको सेपरेटली रिपोर्ट करनी होगी और इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों यदि किसी टैक्स पेयर के यहाँ पे सर्च कंडक्ट की गई है और उसे नोटिस इशू किया गया है तो वो अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को रिटर्न में फाइल कर सके, इसके लिए जो है बदलाव किया गया है ITR फॉर्म में। और अब यहाँ पे आपको जो नोटिस के रिस्पॉन्स में रिटर्न फाइल करनी है वहाँ पे सेक्शन 153C भी ऐड कर दिया गया है, तो अब आप उसके रिस्पॉन्स में अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को फाइल कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। और वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे ITR को कैसे फाइल करना है और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो यदि अभी तक आपने CS सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी टैक्स पेयर तक यह जानकारी पहुँच पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।